बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, टॉपिक आज बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। सर जी, रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? मेरे साथ लेकर मुझे थोड़ी तवज्जो चाहिए, ध्यान से बात सुने। 25-30 मिनट की बात अगर मैंने आपको टका के बता दी ना तो हम अपना काम कर देंगे। सर जी, बात नंबर 1, रेजिडेंट का मतलब होता है रिहायशी। इस मुल्क का जो रिहायशी है वो इस मुल्क से फायदा उठा रहा है और उसी को ही इस मुल्क के खर्चे करने के लिए कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। यस और नो? अगर कोई बंदा इस मुल्क का रिहायशी ही नहीं है तो वो क्यों कंट्रीब्यूट करेगा इस मुल्क की तरक्की में या इस मुल्क के खर्चे पूरे करने में? वो तो कहेगा मैं नहीं करता क्योंकि मैं इस मुल्क का रिहायशी नहीं हूं, मुझे इस मुल्क से, मैं इस मुल्क से फायदा उठा नहीं रहा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब एक बात को समझने की जरूरत है और वो बात यह है कि हर वो बंदा जो इस मुल्क का रिहायशी है, चाहे वो पाकिस्तान में पैसा कमा रहा हो या पाकिस्तान से बाहर पैसा कमा रहा हो, उस बंदे की इनकम पे टैक्स लगेगा जो इस मुल्क का रिहायशी है। उस बंदे की इनकम पे टैक्स लगेगा चाहे वो पैसा पाकिस्तान से कमाए या पाकिस्तान के बाहर से कमाए। दूसरी बात सुनो, जो बंदा पाकिस्तान से पैसा कमाए उस पे टैक्स लगेगा चाहे वो पाकिस्तान का रिहायशी है या पाकिस्तान का रिहायशी नहीं। वो पाकिस्तान से पैसे कमाए उस पे टैक्स लगेगा चाहे वो पाकिस्तान का रिहायशी है या पाकिस्तान का रिहायशी नहीं। सर, एक है रेजिडेंट और एक है नॉन रेजिडेंट। एक बात समझ लीजिए, मैं दो जुमले आपको बोले हैं, दोनों दोबारा बोलने लगा हूं। पाकिस्तान का रिहायशी हर तरह की इनकम पे टैक्स देगा चाहे वो इनकम पाकिस्तान से कमा रहा हो या पाकिस्तान के बाहर से कमा रहा हो। यस और नो? अगला जुमला सुनो, पाकिस्तान से कमाए गए पैसे पर टैक्स पाकिस्तान में लगेगा चाहे वो बंदा पाकिस्तान का रिहायशी हो या पाकिस्तान का रिहायशी ना हो। कद्दूस भाई है, वो पाकिस्तान से भी पैसे कमा रहे हैं और इटली से भी पैसे कमाते हैं। चूंकि वो पाकिस्तान के रिहायशी हैं, पाकिस्तान से कमाए गए पैसे पे भी टैक्स लगेगा, इटली से कमाए गए पैसे पे भी टैक्स लगेगा। यस और नो? अगली बात सुने, अगला है शाहरुख खान साहब। पाकिस्तान आए, एक कॉन्सर्ट किया, 3 करोड़ रुपया लिया, वापस चले गए। पाकिस्तान के रिहायशी नहीं है। जो 3 करोड़ उन्होंने पाकिस्तान से कमाया उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? भैया रिहायशी नहीं है तो क्या करूं? पाकिस्तान से कमाए गए पैसे पर तो टैक्स पाकिस्तान में अदा करना पड़ेगा। समझ गए? yes, पाकिस्तान से कमाए गए पैसे हैं, टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान के रिहायशी हैं, टैक्स देना पड़ेगा चाहे पाकिस्तान से कमाए या पाकिस्तान से नहीं कमाया। तीसरी बात, अगर आपने कमाया भी नहीं है, अगर आपने पाकिस्तान से कमाया नहीं है और आप पाकिस्तान के रिहायशी भी नहीं है, यानी आप रेजिडेंट भी नहीं है और कमाया भी पाकिस्तान में नहीं है, तो आप पाकिस्तान में टैक्स क्यों देंगे? एक बंदा रहता भी सऊदीया है और वो कमा भी सऊदीया से ही रहा है, तो फिर खुदा हाफिज पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को क्यों टैक्स देगा? वो फिर पाकिस्तान को टैक्स नहीं देगा। सर, मैं सारे टेबल का निचोड़ एक लाइन बोलने लगा।
नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होती। इसके अलावा हर बंदे की हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। गाल मुका देती है मैं। अगर आप रेजिडेंट है 100% जो भी कमा रहे हैं टैक्स लगेगा। अगर पाकिस्तान से कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, जो भी बंदा है, टैक्स लगेगा। सिर्फ एक केस है जब टैक्स नहीं लगेगा। कब? बंदा भी ऐसी नहीं है, कमा भी पाकिस्तान से नहीं रहा, बस उसकी इनकम पे टैक्स पाकिस्तान में नहीं लगेगा। अब आपको समझ आई कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। जब भी आपको कहा जाएगा ना ये बंदा रेजिडेंट है, तो आपकी खोपड़ी में पता क्या आना चाहिए? रेजिडेंट हो टैक्स लगेगा, बगैर कुछ रेजिडेंट हो बस तुम पर टैक्स हतमन लगेगा। अगर वो कहे नहीं भाई मैं तो रेजिडेंट नहीं, नॉन रेजिडेंट हो, तो फिर अगला सवाल है पाकिस्तान से कमाते हो या नहीं कमाते। चूंकि अगर तुम नॉन रेजिडेंट हो लेकिन कमाते पाकिस्तान से हो तो भी टैक्स लगेगा। नॉन रेजिडेंट हो और कमाते भी पाकिस्तान से नहीं हो तो फिर टैक्स। और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर, ये टेबल बिल्कुल आसान सा टेबल है, बस इसको जरा समझना इंपॉर्टेंट है। आप रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पार्टी इसलिए रहे हैं, वो तो किताब में जुमला लिखेगा सादा सा, अंदर इतनी गहराई नहीं होगी जितनी मैंने बता दिया। ओके, रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल इन पाकिस्तान फॉर हिज वर्ल्ड वाइड इनकम। सादी सी बात की है, ये मासूमाना बात है सर, इसके अंदर कुछ बातें छुपी हैं। यानी रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होगी और फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होगी, जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम तो टैक्सेबल होगी लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। आप रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं? शिनाख्ती कार्ड देखें, उस पर बंदा पाकिस्तानी है तो टैक्स लगा दे। नो, बंदा पाकिस्तानी होना जरूरी नहीं है, टैक्स के पर्पस के लिए बंदे का रेजिडेंट होना जरूरी है। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो। उसके रेजिडेंट होने की बेस पर डिसाइड होगा कि इसकी पाकिस्तान से कमाई गई इनकम और फॉरेन से कमाई गई इनकम पे क्या होना है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जब भी बंदा हुआ रेजिडेंट, आपने कहना है रेजिडेंट हो तुम पे टैक्स लगेगा। जब भी बंदा हुआ नॉन रेजिडेंट, आपने देखना है पैसा पाकिस्तान से कमाया या बाहर से कमाया। पैसा पाकिस्तान से कमाया तो टैक्सेबल, पैसा बाहर से कमाया तो। गर्ज ये कि बंदा हो भी नॉन रेजिडेंट और पैसा भी बाहर से कमाया हुआ हो तो उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, वरना हर बंदे की हर तरह की इनकम टैक्सेबल होती है। ये जुमला मैं पहले भी बोल चुका हूं। जी सर। सर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं सर। वो जब इनकम करते हैं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बंदा बाहर गया वहां पे अर्निंग का सर देखें, बाहर जो गया है उधर बाहर का टैक्स रूल लग रहा है। हम तो पाकिस्तान का टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं ना। एक साल बाद अगर वो वापस आता, जब वो वापस आया तो पाकिस्तान पर पाकिस्तान में उसको कितना टैक्स लगेगा इसकी बात करेंगे चैप्टर 11 में। अभी उसे बाहर ही जाने दें। ठीक हो गया सर। अगली बात, आप भी कुछ सवाल पूछने काफी देर हो गई। सर वो अगर एक बंदा है जो कि बाहर का ही रेजिडेंट है और बाहर से कमा रहा है, लेकिन वो एक माह के लिए पाकिस्तान में सैरो तफरीह के लिए आया, तो उसकी वो बाहर का पैसा पाकिस्तान में यूज करा तो उस पर भी टैक्स लगेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। अब आपने सोच के ये बात बताएं, वो पाकिस्तान में इनकम कमा रहा है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। चले आगे। नहीं सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। आप तो भाई इनकम टैक्स के अब अंदर घुस रहे हो। अभी तो आप इनकम टैक्स में चला गया, आप अभी भी इधर उधर के टैक्स को नहीं सोचना। अब आपने सिर्फ इनकम टैक्स सोचना है। इनकम टैक्स यानी कमाई पे टैक्स। तो भाई पहले तो हल करने से पहले ये सोचना वो कमाई कर रहा है तो ये वाली बात, अगर वो कमाई नहीं कर रहा तो फिर मेरी दुआएं आपके साथ। ठीक हो गया, आगे चलते हैं सर। अब सवाल ये पैदा होता है, हम जब भी बात करेंगे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि रेजिडेंट पर्सन की हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान है, जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ
पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं है। अच्छा जी, कौन सा बंदा रेजिडेंट होगा? वो कहता है रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब देखो, ये देखो, अब पर्सन, जब भी लफ्ज पर्सन आएगा तो उससे मुराद क्या होंगे? 7 लोग है ना। वो कहता है पर्सन को रेजिडेंट समझा जाएगा अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट एओपी हो, रेजिडेंट कंपनी हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, तो इसको रेजिडेंट ही समझा जाएगा। सर जी, रेजिडेंट होना, सर जी एक बंदा है, उसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान का सिटीजन है, पक्का पक्का। एक बंदा जो पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान का सिटीजन है, ये बात पक्की है कि वो पाकिस्तान का सिटीजन है, उसको हर साल इसको रिकंसिडर करने की जरूरत नहीं। अब मेरे साथ अगली बात करो। एक बंदा जो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, तो क्या ये परमानेंट है या टेम्पररी है? इसका जवाब है पाकिस्तान का सिटीजन होना एक परमानेंट चीज है, इसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का रेजिडेंट होना फॉर टैक्स पर्पस परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, और इसे हर साल चेक किया जाएगा ये इस साल पाकिस्तान का रिहायशी था या नहीं था। एक बंदा पिछले 4 साल सऊदीया रहा है, पिछले 4 साल वो रेजिडेंट था, लेकिन अब वो पाकिस्तान, पिछले 4 साल वो रेजिडेंट नहीं था, लेकिन अब वो पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में रह रहा है, तो अब वो पाकिस्तान का रेजिडेंट बन जाएगा। तो सिटीजनशिप जो है वो परमानेंट है, रेजिडेंसी जो है ये टेम्पररी, ये स्टेटस है। सर व्हाट्सएप की एक एग्जांपल देता हूं। आप व्हाट्सएप पर जब आप अपनी अकाउंट बनाते हैं तो वो आपसे डिस्क्रिप्शन पूछता है और आप लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी मैंने लिखा हुआ है अली इमरान ACA, ये लिखा हुआ है, ये परमानेंट है। जो भी बंदा मेरा व्हाट्सएप देखेगा उसे ये नजर आएगा अली इमरान ACA। ये क्या है? दिस इज परमानेंट। अच्छा जी, मैंने कल एक स्टेटस लगाया कि डेटा की किताब रेडी हो गई है, पब्लिशिंग पे चली गई है, उसकी जो उसका वो है कवर फोटो है, जो उसका फ्रंट कवर है, मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ठीक हो गया, ये अब पक्का हो गया, ये 6 माह बाद ये खत्म, 24 घंटे बाद ये वाला स्टेटस खत्म हो जाएगा। स्टेटस है, स्टेटस खत्म हो गया, स्टेटस 24 घंटे बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है वो खत्म हो गया। डिस्क्रिप्शन पक्की रहेगी, परमानेंट है। इसी तरह जो सिटीजनशिप है ये परमानेंट होती है, लेकिन रेजिडेंट होना ये स्टेटस है, ये 1 साल के लिए, 1 साल का बस देखते हैं। हर साल आपको दोबारा देखना पड़ता है कि ये रेजिडेंट है या सर समझ आ रही है? क्या पता कोई बंदा 2024 में रेजिडेंट हो लेकिन 2025 में रेजिडेंट ना हो। यस, इसको कहते हैं रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। The determination of residential status of a person is necessary, as a resident is taxable in respect of his worldwide income, whereas a non-resident is taxable only in respect of its Pakistan source। हो गई बात। अगली बात, रेजिडेंट कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल कंपनी फेडरल गवर्नमेंट। रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन इज टू बी डिटरमिन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टैक्स ईयर as it may vary from year to year. A person can be resident in tax year 2025 but may be a non-resident in tax year 2026। 2025 में वो रेजिडेंट हो, क्या पता 2026 में वो रेजिडेंट ना हो। 2025 में वो रेजिडेंट है, लेकिन जब रिटर्न फाइल करने का टाइम आया वो भाई चला गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? पूरा साल में अपने पाकिस्तान आ। ये 2 अलग-अलग बातें हैं। एक बंदा है मुसलमान लेकिन वो टाइम से वो इंग्लैंड चला जाए तो वो काफर तो नहीं हो जाएगा ना सर। इसी तरह एक बंदा रेजिडेंट है तो जाए जहां मर्जी, उसका स्टेटस रेजिडेंट रहेगा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिटर्न फाइल करे और हुकूमत पाकिस्तान को FPR को बताया कि उसने इस साल में कितने पैसे कमाए, उसने कितना टैक्स दिया और कितना देना।
जाने से क्या फर्क पड़ता है? एक बस 22 लाख कमा रहा है, 22 लाख कमा रहा है, लेकिन है वो रेजिडेंट जैसे पाकिस्तान की जाएगी दूसरे पास है। जो 22 से कमा रहा है वो है फॉरेन सोर्स इनकम। अगर वो रेजिडेंट है तो चाहे पाकिस्तान से कमाए या बाहर से कमाए, उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। आपने कहा जो पूरा साल बाहर रहेगा, इसका मतलब है हमें ये पता करना पड़ेगा कि रेजिडेंट होता क्या है। आइए देखते हैं। अब सवाल ये कि सर जी आपने बातें तो बड़ी बता दी, अब ये भी बता दें कि रेजिडेंट क्या होता है। रेजिडेंट होता क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि कुद्दूस भाई रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? यही सवाल है ना। आइए देखते हैं सर स्टेप नंबर 1, अगर कोई बंदा सरकारी मुलाजिम है तो वो रेजिडेंट है। मुक गई गल। सरकारी मुलाजिम है, यार मैंने तो बड़ी गर्मी लग रही है, आपको भी लग रही है? देखो यार वो तो हमारे टीए भाई नहीं, आप इजी हो जाए भाई, खुदा का वास्ता आपने नहीं उठना, जिनकी जॉब है वो करेंगे सर। सर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, तो वो क्या होगा? रेजिडेंट होगा। अगर सरकारी मुलाजिम नहीं है तो आगे क्या देखना पड़ेगा? स्टेप 2, क्या उसका फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान 182 डेज से ज्यादा है? काम की बात है। अगर पाकिस्तान में वो 182 डेज से ज्यादा मौजूद रहा है, ऑनलाइन नहीं फिजिकल, तो वो रेजिडेंट है। गर्मी है भाई, एसी जरा देखें इसको क्या करना है। अगर 182 डेज से ज्यादा वो पाकिस्तान में रहा फिजिकल, तो वो क्या होगा? ऑनलाइन तो भाई हर बाहर जाने वाला बंदा व्हाट्सएप पे 2 घंटे बात करता है अपनी अम्मी अबू से, वो नहीं सर, फिजिकल। अगर फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान है कितना सर? ये 182 डेज की क्या साइंस है? 182 डेज की क्या साइंस है? को पता है आपको? चलो साल में कितने दिन होते हैं? डिवाइडेड बाय 2 करें, यानी इसको मैं दूसरे अल्फाज में कहूं, अगर साल में आधे दिन से ज्यादा पाकिस्तान रहा तो वो रेजिडेंट, आधे दिन से कम पाकिस्तान रहा तो नॉन रेजिडेंट, 182 डेज पाकिस्तान रहा तो नॉन रेजिडेंट, आधा 182.5 पे हो रहा है ना, 182 डेज पाकिस्तान में रहा नॉन रेजिडेंट, 183 डेज पाकिस्तान में रहा। समझ गए? आगे चलते हैं। इफ द आंसर इज नो तो थर्ड स्टेप, चलो बस गलती हो गई यार। स्टेप 3, स्टेप 3, अब अगर एक बंदा पाकिस्तान 182 डेज या उससे कम रहा, तीसरे स्टेप में उसको डील करें। बड़ी ध्यान से सुनना, वो बंदा पाकिस्तान में आधे साल से कम रहा है तो वो क्या हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? उस पर तीसरा स्टेप लगेगा। तीसरा स्टेप कहता है अगर वो बंदा पाकिस्तान का शहरी है और किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, या उसका किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, तो भी उसे पाकिस्तान का रेजिडेंट समझा जाएगा। पहली बात, सरकारी मुलाजम तो क्या हो गया? रेजिडेंट। वह आधे साल से ज्यादा पाकिस्तान में फिजिकली रहा तो क्या हो गया? तीसरी बात, आधे साल से कम पाकिस्तान में रहे, है अपना देसी बंदा, सिटीजन अपना है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, तो उसे क्या समझा जाएगा? अपना रेजिडेंट। अपना क्यों? उसको पहले गले से लगाएंगे, बाद में उसकी जेब से सारा टैक्स निकाल लेंगे। और रेजिडेंट का मतलब क्या है? पाकिस्तान सोर्स इनकम पे भी टैक्स दो, फॉरेन सोर्स इनकम, यार पढ़ाया तो है अभी, पाकिस्तान सोर्स इनकम पे भी टैक्स दो और फॉरेन सोर्स इनकम पे भी टैक्स दो। असल में ये साइंस तीसरी ये कुछ अर्सा पहले ही आई है।
किसने कहा ये बात? जी भाई, आपने डबल टैक्स की बात की, बात अच्छी है। चैप्टर नंबर 13 में बताऊंगा कि डबल टैक्स नहीं होता, किस तरह बेचते हैं। जी सर, अगर वो किसी और मतलब 182 डेज अगर आई तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान भी रहा 182 डेज। सर, किसी एक मुल्क में नहीं रहा। एक बंदा, जी मैं अभी एक एग्जांपल देने लगा हूं, इसीलिए आज से 3-4 साल पहले टैक्स कंसल्टेंट खुद कहते थे, मियां साहब ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਈ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਊਦੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਰਹੋ, 4 महीने दुबई, 4 महीने सऊदीया, 4 महीने इंग्लैंड, बरसात का मौसम इंग्लैंड गुजारो। अब वो पाकिस्तान में कितने दिन रहा? डिवाइड बाय 4 करें तो 9 नहीं बनते। 4-4 महीने कर दिए मैंने, 3-3 महीने कर दिए। 90 दिन पाकिस्तान, 90 दिन सऊदीया, 90 दिन दुबई, 90 दिन इंग्लैंड। अब इस क्राइटेरिया के मुताबिक ना वो सरकारी मुलाजिम है, स्टे भी 182 डेज से कम है। अब पाकिस्तान, अब इससे पहले यहां पर जब ये स्टेप नहीं होता था तो हम कहते थे चूंकि उसका फिजिकल स्टे 182 डेज से कम है तो यार आप तो पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं हो। और वो क्या करता था, अपनी दुबई की सारी इनकम और अपनी सऊदीया की सारी इनकम किसी को नहीं बताता था, पाकिस्तान में उस पर टैक्स नहीं देता था। अब उसको फंसा दिया, अब उसको कहा तुम हमारे पाकिस्तानी हो, किसी दूसरे मुल्क के रेजिडेंट नहीं हो, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है तो तुम पाकिस्तान के रेजिडेंट हो। उसको जैसे ही गले लगाया, साथ उससे पूछे दुबई से कितना कमाते हो और सऊदीया से, चलो आ जाओ बेटे उस पे भी टैक्स दो, हमारे हो ना सारा साहब पूरा दो। क्योंकि जो हमारा रेजिडेंट होगा वो पाकिस्तान में कमाए गए पैसे पे भी टैक्स देगा और फॉरेन में कमाए गए पैसे पे भी टैक्स देगा, इसीलिए तो रेजिडेंट बढ़ा रहा हूं, समझ गए। लेकिन अगर वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट है तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो किसी दूसरे मुल्क में 182 डेज से ज्यादा स्टे कर रहा है तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होगा। इफ द आंसर इज नो तो वो फिर नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। इतनी सी स्टोरी है। सर, मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं आपके पास टैक्स का रजिस्टर होना चाहिए। मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं ये वाले माइंड मैप्स आप लोगों को खुद ड्रॉ करने हैं। स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा। जब आप घर जाएंगे तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इस माइंड मैप को ड्रॉ करना है खुद। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे ना, आपकी खोपड़ी में ये माइंड मैप बैठ जाएगा। देखना नहीं है, बनाना है, खुद बनाना है। फिर उसके बाद जब आप इसको खुद क्रिएट करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल 1 स्टेप अप हो जाएगा। सर, जो चीज ये माइंड मैप सिखा रहे हैं ना, वो लाइनें नहीं इतनी आसानी से सिखा पाती। और फिर जब ये आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो जो लाइनें आप पढ़ते हैं वो भी आपको ज्यादा बेहतर समझ आती है। समझ गए सर? ये रेजिडेंट इंडिविजुअल की स्टोरी है। जी सर, सवाल। एक्सपोर्टर की इनकम वो फॉरेन से पैसे कमाता है, फॉरेन सोर्स। सर, अगर एक बंदा जो है वो पाकिस्तान में 180 डेज रहता है और बाहर दुबई में वो 184 डेज रहता है, वो दुबई का टैक्स देगा पाकिस्तान। टोटल साल में दिन कितने होते हैं? एक बंदा 200 दिन पाकिस्तान में रहता है और 600 दिन 182 डेज से ज्यादा वो कहाँ रहा है? वो दुबई में रहा है, 182 से कम रहा है वो पाकिस्तान में। तो फिर इसका मतलब है स्टेप 1 देखते हैं, सरकारी मुलाजिम है? नहीं। फिजिकल स्टे पाकिस्तान में 182 डेज है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान का शहरी है? चलो। किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट है भैया? वो चलो, वो क्या दूसरे मुल्क में 182 डेज से ज्यादा रहा है? यस। अगर इसका आंसर है यानी इसको नहीं रहना चाहिए था। He must not stay in other country 182 डेज से ज्यादा। ये यहां पर वो रहा है दूसरे मुल्क में, तो इस पर आंसर आ जाएगा नो। नो का मतलब है वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होगा। जब पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होगा
तो पाकिस्तान सोर्स इनकम पे तो टैक्स लगेगा, फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। फॉरेन सोर्स इनकम पे दुबई में क्या, क्यों, कब, किस तरह टैक्स देगा वो हमारे स्कोप में नहीं है। इतना पता चल गया यार, आपको पता चल गया ना कि ये पाकिस्तान का टैक्स नहीं है, पाकिस्तान की बात नहीं है, बस उन होते ही को अल्लाह तेन खुश रखे यार, ऐ तो अगली सीट भी साड़ी नहीं समझ गए। सर एक क्वेश्चन है, तो पाकिस्तान के रेजिडेंट और फॉरेन लॉ के मुताबिक वहां पे रेजिडेंट हो सकते हैं? वो फॉरेन लॉ को ही पता होगा यार, हमें तो पाकिस्तान के कानून का पता है। मैं सवाल में वो बता देगा कि वो वहां का रेजिडेंट है या नहीं है। अब देखो चाइना, पूरी दुनिया है मेरे दोस्त, चाइना में क्या कानून है, इंग्लैंड में क्या कानून है, अमेरिका में क्या कानून है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। हम सारे मुल्कों के कानून तो याद नहीं करेंगे, हमें अपना पता होना चाहिए। सवाल में वो बता देगा कि वो फलां जगह वो तुर्की का रेजिडेंट है, तो मैं समझ आ जाएगी कि भाई वो तुर्की का रेजिडेंट है, इस पर आना है नो, हम आगे देख लेंगे। जी तो मेरे सवाल का मतलब ये कि डबल रेजिडेंट हो सकते हैं? ये डिपेंड करता है, जाहिरन अगर पाकिस्तान का रेजिडेंट है तो हम उस पर पाकिस्तान का पूरा जो लॉ है वो थोप के उसे पैसे ले लेंगे जो उसने कमाए। दूसरा मुल्क उसके साथ क्या करता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। फिर मैं आई एम वेरी क्लियर यार, आप मेरे जवाब देने से आप एक चीज पिक करें यार, मुझे पता है मैंने अपने स्कोप में खेलना है। मेरी ये 4 दीवारी है, मैं आपको पढ़ाते हुए ये सोचूं कि मेरी बात बाहर कितनी जा रही है, और बाहर तो नहीं कोई टैक्स सीख रहा मुझसे चुपके चुपके, मैं एना वेला नहीं गा। आई एम वेरी क्लियर कि मैंने इस बच्चे को सिखाना है, या जो ऑनलाइन देख रहा है उसको सिखाना है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, याद रखना कुछ चीजें सोचनी जरूरी है और कुछ चीजों को छोड़ना जरूरी है। तो मुझे क्लियरली पता है कि मैं पाकिस्तान के टैक्स को देखना जरूरी है और बाहर चाइना में रेजिडेंट कब होना है इसको छोड़ना जरूरी है, ये मेरे स्कोप में नहीं है। सर आपके सवाल पर। सर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पाकिस्तान बाहर है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बस गल मुक गई सर, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, इफ द आंसर इज यस, रेजिडेंट, खत्म। सर ये माइंड मैप बनाने का फायदा ये है कि दिल में कोई आह ना हो, हर चीज क्लियर हो। जी सर अगर वो मतलब पाकिस्तान 180 से कम है और दुबई में रहना, दुबई में तो 0% टैक्स है, सर टैक्स नहीं लगेगा। दुबई में जितना भी टैक्स है अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, सरकारी मुलाजिम है वहां पे, पाकिस्तान का सरकारी मुलाजिम है, यस और नो? नो। पाकिस्तान में 182 डेज से ज्यादा है या कम है? कम है। चलो जी कम है तो तीसरी लाइन पे आ जाए, पाकिस्तान का शहरी है, शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट पाकिस्तान का है, अच्छा दुबई का रेजिडेंट है दुबई के रूल के मुताबिक, यस और नो? हाँ जी, दुबई वालों ने उसको रेजिडेंसी दी हुई है। दुबई अगर तो दुबई के कानून के मुताबिक वो रेजिडेंट है तो बात खत्म हो गई, यहां पर आएगा नॉन रेजिडेंट। और अगर दुबई के कानून के मुताबिक वो रेजिडेंट नहीं है तो फिर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट। मैं आपको जितने भी सवाल पूछेंगे और भी जितने सवाल पूछेंगे, मैं इस नक्शे के अंदर से मैंने बाहर नहीं निकलना। यार थीम पिक कर गए हो अगर, अच्छा सर अब आप मुझसे पूछे कि वो दुबई का रेजिडेंट कैसे बनेगा, नहीं सॉरी ये मुझे नहीं पता ना, मैं इसको समझने में इंटरेस्टेड हूं। क्यों? मुझे उसने सवाल में बताना है कि ये दुबई का रेजिडेंट है या नहीं है, और अगर ना बताया तो मुझे लिखना पड़ेगा कि अगर ये दुबई का रेजिडेंट ना हो तो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, दुबई का रेजिडेंट हो तो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं। लेकिन दुबई में रेजिडेंट कैसे बनता है ये मेरे स्कोप से बाहर है, ये नहीं मैं सोच सकता, ये सोचना हानिकारक है। तो सर समझ आ रही है? तो सर बात वक्त तो आपको बाउंड्रीज अपनी बड़ी क्लियर करनी पड़ती है, मैं ये आपको अपनी बाकी जिंदगी के लिए बता रहा हूँ। दिमाग को मजबूत करना पड़ता है कि ए वाली गल नहीं मैं करनी यार, ए वाली गल ठीक नहीं, ये मेरी रेड लाइन क्रॉस कर रही है, वो बात नहीं मैंने करनी कि उसका मुझे फायदा नहीं है, वो मेरे स्कोप से बाहर है। जी सर तीसरा, अगर किसी दूसरे मुल्क में 182 डेज से ज्यादा स्टे करता है, किसी एक मुल्क में, वो दुबई में, भाई ने सवाल किया था वो दुबई में 184 डेज रहा है, बस इसका मतलब है कि वो फिर अगर दुबई में 184 डेज रहा है तो फिर वो पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट है। सर जी मैं इधर उसको नो लेके आ रहा हूं ना, अगर आप इधर मोर करेंगे तो फिर वो यस नो उलट हो जाएगा, एक ही बात है।
फर्क नहीं। अगर वो दुबई में 182 दिन से कम रहा है एंड इफ द 182 डे से कम रहा है, यस, तो रेजिडेंट पाकिस्तान का। 182 डे से ज्यादा रहा है तो यहां पर नो आएगा, नॉन रेजिडेंट। सर समझ गए? मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं। चलूं आगे सर? सर मुझे तो अगली टेंशन पड़ गई। वो टेंशन ये है, इसका मतलब है एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, एक एक दिन जी, आधा दिन भी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप तो एंजॉय कर रहे हो ना। आपको पता होगा आपकी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो दुबई में है और 500 करोड़ की प्रॉपर्टी सऊदीया में है, तो फिर आप एक एक घंटे का भी हिसाब करोगे। अब मेरी बात सुनो गौर से, अगर एक बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट हुआ तो उसे पाकिस्तान में अपनी सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान से कमा रहा हो या फॉरेन से कमा रहा हो। और अगर एक बंदा जो पाकिस्तान का रेजिडेंट ना हुआ, वो सिर्फ पाकिस्तान से कमाई के इनकम पे टैक्स देगा और फॉरेन से कमाई के इनकम पे टैक्स। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर, अगर आप यहां तक मेरे साथ आ गए, इसका मतलब है कि 181 डे पाकिस्तान, 182 डे पाकिस्तान में था तो नॉन रेजिडेंट था, सिर्फ पाकिस्तान की इनकम पे टैक्स दिया। 183 डेज पाकिस्तान में रहा तो रेजिडेंट हो गया, बाहर से जितने पैसे कमाए उस पर भी टैक्स दिया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एक दिन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अब अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में रूल बन गए। रूल क्या है? वो कहता है अगर आपने पाकिस्तान में वो दिन गुजारा या दिन का कुछ हिस्सा गुजारा तो वो दिन रेजिडेंट पर्सन की कैलकुलेशन करते हुए काउंट होगा। रेजिडेंट पर्सन की कैलकुलेशन करते हुए काउंट होगा। कैसे सर जी? आपकी दोपहर 2 बजे की फ्लाइट थी, वो वाला दिन काउंट होगा पाकिस्तान में? यस। वापस आए हैं शाम 8 बजे, वो वाला दिन काउंट होगा पाकिस्तान में? यस। दिन का कुछ हिस्सा भी पाकिस्तान में गुजारा तो वो वाला दिन काउंट होगा। आप पाकिस्तान में आए, आगे बीमार हो गए, एक हफ्ता बेड पे रहे, क्या ये वाले दिन काउंट होंगे? वो कहता है आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो बस आप रेजिडेंट। आप पाकिस्तान में मौजूद है तो वो वाला दिन काउंट होगा रेजिडेंट पर्सन की। एक बंदा नौकरी के लिए बाहर से पाकिस्तान आया, ज्वाइनिंग तो थी 1 नवंबर से, तारीख थी 14 अक्टूबर, उसने कहा चलो मैं नथिया गली का रान घूमाता हूँ। वो जो दिन वहां पे घूम के क्या वो दिन काउंट होंगे? यस। एक बंदा पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, हड़ताल थी, एयरपोर्ट के आगे हड़ताल की थी, रास्ते रुके हुए थे। ये तो पाकिस्तान में आम सी बात ही है, रास्ते रुके हुए थे, हड़ताल हुई थी। उन्होंने जनाब क्या किया, वो बेचारा तड़पता रहा ट्रैफिक ब्लॉक में, उसका जहाज उड़ गया। अब वो पाकिस्तान में रह गया। अगली फ्लाइट 8 दिन बाद थी। ये जो 8 दिन वो पाकिस्तान में रहा, क्या ये दिन काउंट होंगे? यस। आप पाकिस्तान में रहे हो, बीमार हो, खुशहाल हो, जैसे भी हो, नौकरी कर रहे हो, 14 अगस्त आ गई, छुट्टी है, काउंट, हर दिन काउंट होगा जो आप फिजिकली पाकिस्तान में रहे हो। अलबत्ता एक स्टाइल देखना कितना डिफरेंट है, यानी ये पाकिस्तान में रहने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। एक बंदा शारजा से यूके जा रहा था, दरमियान में इन ट्रांजिट पाकिस्तान लाहौर आया, पाकिस्तान आया, इसको कहते हैं इन ट्रांजिट। ये जो 6 घंटे लाहौर रुका और उसके बाद यूके चला गया, ये 6 घंटे काउंट होंगे या नहीं होंगे? ये वाला दिन काउंट होगा या नहीं होगा? वो कहता है इन ट्रांजिट वाला टाइम काउंट वाला दिन काउंट नहीं होना। इन ट्रांजिट आमतौर पे इतना लंबा होता नहीं है, कनेक्टिंग फ्लाइट होती है। हम लाहौर से गए हैं मदीना, लाहौर से मदीना की फ्लाइट थी वाया दुबई। दुबई में 4-6 घंटे रहे हैं, देखा दुबई में एयरपोर्ट पे जितना माहौल था वो देख लिया, साथ खाना चाना खा लिया, नहीं एयरपोर्ट से बाहर नहीं गए। तो सर ये वाले जो मैं 6 घंटे दुबई में रहा हूं, ये काउंट नहीं।
वो बस एयरपोर्ट से ही दुबई काफी था, हमने कहा हम उम्रा बचा लें और बाकी जो जाता है वो चला जाए। ठीक हो गया सर। हमने कभी इसमें आम वो सारी चीजें बिकती देखी नहीं, ओरिजिनल ब्रांड पाकिस्तानी 2-2 4-4 लाख रुपए के परफ्यूम, और भी इस्लामी मुल्क तो बस ऐसे ही है, वो तो सारा कुछ सरेआम ही बिकता है भाई। हमने तो बच्चों को रोक के रखा कि बेटा ये मीठा शरबत है, तुम उधर बैठो साइड से। 6 घंटे का स्टे था वहां पे, बैठे हैं और कुछ टाइम स्टे किया, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ी है, उम्रा करने जा रहे हैं, उम्रे से आ रहे हैं, तो बाकी जो नजर आया वो उससे तो बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं हुए, फ्लाइट पकड़ी। ये जो स्टे किया है, क्या ये वाला स्टे काउंट होता है? द आंसर इज ये काउंट नहीं होता। हाँ, अब टेक्निकल सवाल है, जरा देखना। एक बंदा लाहौर से चला है, कराची गया है, कराची में उसका स्टे था, और फिर यूके गया, तो क्या ये जो कराची में स्टे किया ये वाला दिन काउंट होगा? द आंसर इज बिटवीन 2 प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान हुआ तो ये वाला दिन काउंट नहीं होगा। यहां पे बिटवीन 2 प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान नहीं है तो ये वाला दिन काउंट होगा। अगर फ्लाइट बिटवीन 2 प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान, ये देखो, बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान, ये काउंट नहीं होगा। 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान, ये डे काउंट नहीं होगा। और अगर 2 प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान नहीं है तो ये टाइम काउंट होगा। सर जी, लाइन दोबारा बता दीजिएगा, ये वाली लाइन दोबारा। बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन 2 प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान, भाई इसका मतलब यही है कि आपकी शारजा से यूके की फ्लाइट थी, दरमियान में लाहौर रहे हैं, यानी पाकिस्तान जहां से सफर शुरू किया और जहां पर जाना था वो दोनों जगह पाकिस्तान से बाहर होनी चाहिए। आपने सफर लाहौर से किया, जाना यूके था, तो भाई आपकी दोनों प्लेसेस पाकिस्तान से बाहर नहीं है, तो ये कराची वाला डे काउंट होगा, कराची वाला डे काउंट होगा। सर, इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? बता दिया। कंपनी रेजिडेंट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? देखिए सर जी, अगर कोई एक शर्त भी पूरी हो गई तो कंपनी रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। कोई एक शर्त भी पूरी हो गई तो कंपनी रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। इनकॉर्पोरेटेड और फाउंड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है या फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान है तो वो रेजिडेंट कंपनी होगी। पाकिस्तान में कंपनी बनाई गई है, पाकिस्तान के कानून के तहत बनाई गई है, रेजिडेंट कंपनी। Control and management of its affair is situated wholly in Pakistan at any time in a tax year. अगर कंपनी के कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ है? पाकिस्तान में। कितना अरसा? कुछ भी टाइम, कितने काम? सारे काम। अब मेरी बात सुनो, एक ऐसी कंपनी जिसके सारे के सारे ऑपरेशंस कंट्रोल और मैनेज हो रहे हों पाकिस्तान से एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, साल में किसी भी वक्त, तो उसे क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट कंपनी का। इट इज प्रोविजनल या लोकल गवर्नमेंट। वो क्या है? प्रोविजनल, प्रोविंशियल, सॉरी, सूबाई या लोकल गवर्नमेंट का इदारा है, तो वो भी क्या होगी? रेजिडेंट कंपनी होगी। पाकिस्तान के अंदर बनी है, पाकिस्तान के कानून के तहत बनी है, सरकारी इदारा है। तीसरे नंबर पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो सारी की सारी पाकिस्तान में, चाहे कुछ टाइम के लिए क्यों ना हो, तो वो रेजिडेंट कंपनी होगी। सर, एक कंपनी है इंजीनियरिंग कंपनी, ये 2 काम करती है। सर जी, बात जल्दी से सुन लीजिए। इंजीनियरिंग कंपनी में 2 काम कर रहे हैं, एक नक्शा बन रहा है और एक नक्शा बन रहा है, पहला काम। दूसरा क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन हो रही है।
काम सारा दुबई में हो रहा है, हेड ऑफिस पाकिस्तान में है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है। आमतौर पर अगर मैं कहूँ ना हेड ऑफिस पाकिस्तान में, इसका मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किधर है? पाकिस्तान। अगर डिजाइन की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, कंस्ट्रक्शन की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, तो भले बिल्डिंग दुबई में बन रही हो, ये रेजिडेंट कंपनी हो, लेकिन डिजाइन की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो पाकिस्तान में है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दुबई में है, तो ये रेजिडेंट कंपनी होली का क्या मतलब है? मुकम्मल तौर पे ऑपरेशंस पाकिस्तान में मैनेज हो रहे हो। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं, इस चीज को जरा ध्यान से आपने समझना है। 6 माह पाकिस्तान में सारे के सारे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रहे और उसके बाद दुबई शिफ्ट हो गए, तो ये रेजिडेंट हो गई या नहीं? कुछ अर्सा तो पाकिस्तान में रहे, रेजिडेंट। यार ये क्या हो रहा है कि साथ वालों की तरफ हुआ? ठीक हो गया सर? रेजिडेंट कंपनी में ये सारी बातें थी। क्लियर? आगे चलते। रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट एओपी ये एओपी रेजिडेंट एओपी होगी अगर कंट्रोल, अगर यही सारी बातें लिखी हुई हैं यहां पर भी, एओपी रेजिडेंट एओपी होगी अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या हो जाए? इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान। एक एओपी रेजिडेंट एओपी होगी अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली। अच्छा पहले क्या था? यहाँ क्या है? ये फर्क है मेन। यार आप लोगों का ध्यान मेरी तरफ ही है। कंपनी के केस में सारे के सारे ऑपरेशंस, लेकिन एओपी के केस में सारे नहीं, कुछ ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस भी हो। अच्छा सारे हो तो भी और कुछ हो तो भी। इसका क्या मतलब है? एग्जांपल लीजिए सर, यही इंजीनियरिंग कंपनी नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग पार्टनरशिप है। डिजाइन दुबई, डिजाइन पाकिस्तान में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन की मैनेजमेंट दुबई में हो रही है, रेजिडेंट होगी या नहीं? एओपी के केस में ये रेजिडेंट होगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आधा काम भी पाकिस्तान में मैनेज हो रहा है तो भी ये क्या होगी? रेजिडेंट होगी। सर जी रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट कंपनी मैंने आपको थॉरली पढ़ा दिया है। सर इसकी एग्जांपल्स पे आ जाइए, इसके बाद आपके पास इसकी एग्जांपल्स होंगी। देखिए हैं E6 आ जाए भाई। Determine the residential status in view of the provision of income tax ordinance 2001 and the stated rules of the following person for the tax year ended 30 June 2026 under the given circumstances. Mr. Mubin came to Pakistan for the first time on a special assignment from his company on April 1, 2026 and left the country on September 30, 2026. जी अप्रैल 1, 2026 से सितंबर 30, 2026 मिस्टर मुबीन पाकिस्तान आया पहली बार स्पेशल असाइनमेंट पर फ्रॉम हिज कंपनी ऑन अप्रैल 1, 2026 एंड लेफ्ट द कंट्री ऑन सितंबर 30, 2026। अब वो आपको कह रहा है कि आप बताइए कि क्या ये बंदा रेजिडेंट होगा टैक्स ईयर 2026 का सोच के। जी अप्रैल के महीने में कितने दिन है? अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं? सबसे पहले क्या देखना होता है? सरकारी मुलाजिम है? नहीं। दूसरा क्या देखना है? नंबर ऑफ डेज कितने हैं। अप्रैल में 30 है, मई के महीने में 31, जून के महीने में, अगस्त के महीने में, जुलाई आएगा पहले, अगस्त, सितंबर, 180, ये तो रेजिडेंट बन रहा है।
सर इसका जवाब ये है कि भाईजान आपका साल खत्म कब हो रहा है? हमने एक साल में काउंट करना होता है ना, तो हमारा साल तो खत्म हो जाएगा 30 जून पे, तो हम इतने पीरियड को टोटल करेंगे, ये बनेगा 91 डेज। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई हम ये कहेंगे ये 91 डेज रह रहा है, तो स्टेप नंबर 1 सरकारी मुलाजिम नहीं है, स्टेप नंबर 2 स्टे 91 डेज है, तो ये नॉन रेजिडेंट होगा। और फिर उसके बाद लिखेंगे हाउएवर, अगर ये पाकिस्तान का सिटीजन हो और किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो और किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा ना हो, तो इसे तो फिर ये पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। अब यहां पर मेरे पास पूरा डेटा मौजूद ही नहीं है कि अप्रैल 1 2026 से पहले किधर था। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो मैंने उस केस में जितना मौजूद था उसके मुताबिक बता दिया नॉन रेजिडेंट, और जो मौजूद नहीं है उसके बाद में बता दिया अगर ये होता, क्या होता? सिटीजन होता पाकिस्तान का, दूसरा स्टे कितना होता? नहीं, सिटीजन होता पाकिस्तान का, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा ना होता, और तीसरा किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना होता, तो फिर ये पाकिस्तान का रेजिडेंट होता। यार मेरा पॉइंट समझ गए? इस तरह से इसको करना होता है। बताते हैं सर, ये समझ आ गया? यस सर। अगली बात भाई, ये बात समझ आ गई? यस सर। आगे चलो, पार्ट बी। मिस्टर मेहरान केम टू पाकिस्तान फ्रॉम इंग्लैंड फॉर अ जॉब ऑन मार्च 1 2026 एंड लेफ्ट पाकिस्तान ऑन सितंबर 30 2026। जी फिर दोबारा वही सवाल है, 1 मार्च को आया, 30 सितंबर को। जी क्या करेंगे? सर जॉब के लिए आज रेजिडेंट है, जब तक वो खास तौर पे ये ना कहे कि सरकारी नौकरी है, ये तो बात करनी बनती नहीं है। सरकारी मुलाजमत कर रहा हो तो वो रेजिडेंट है, वरना रेजिडेंट के लिए अगला स्टेप देखना पड़ेगा। पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमत कर रहा है, खत्म। बाहर की कंट्री में है, पाकिस्तान में जमीन के अंदर है, ऊपर है, नीचे है, जहां पे भी है, सरकारी मुलाजिम है वो रेजिडेंट है, उसकी नहीं बात करनी। ठीक हो गया? आगे चलते हैं, डेज काउंट करते हैं। सर जी जब सरकारी मुलाजिम नहीं है तो डेज काउंट करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ना टैक्सीयर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जब तक कोई कुछ ना कहे। अंडरस्टूड है 1 जुलाई से 30 जून। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आ जाओ। एक जुलाई से 30 जून। जी मार्च के 31, अप्रैल, मई, जून। जी सर, अगले महीने तो कंसिडर नहीं करेंगे ही नहीं। कितना बन गया? 122 डेज। क्या स्टेटस होगा? नॉन रेजिडेंट। हाँ, अगर सिटीजन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है ना मार्च से पहले की, अगर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, क्या हो? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो। दूसरा नॉट ए रेजिडेंट इन अदर कंट्री। तीसरा 182 डेज से ज्यादा किसी मुल्क में स्टे ना हो, तो वो क्या होगा? पाकिस्तान का। इस तरह इसका जवाब फ्रेम करना है, लिखना है। ठीक हो गया सर जी? पास होना, 1 मिनट पॉज कीजिएगा। जी सर जी। मिस्टर इरशाद पाकिस्तानी सिटीजन है, पाकिस्तान में रह रहा है, जब से पैदा हुआ है। इसने सीए कंप्लीट किया, सीएफओ लग गया कंपनी में दुबई में। पाकिस्तान से जागा पड़ा है नवंबर 30 2025 को अपनी जॉब के लिए। सर पाकिस्तान में कितना अरसा रहा? जुलाई रहा, अगस्त रहा, सितंबर रहा, अक्टूबर रहा। जी जुलाई का कितना है?
अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जी 153। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर। इसके बाद दुबई में ही रहा, कहाँ चला गया मैं कुछ नहीं पता। ये नॉन रेजिडेंट है, और अगर ये नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान का सिटीजन, ये तो कह रहे हैं ना कि वो जब से पैदा हुआ है पाकिस्तान नहीं है, तो लाजमी बात है पाकिस्तानी सिटीजन है, ये वाली बात तो नहीं करनी। अगर दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है और अगर किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। ये दो बातें करनी है, तीसरी बात करनी नहीं। और यार सवाल में वो कह रहे सिटीजन है तो फिर भी आप कह रहे हैं अगर वो सिटीजन हो, इसका मतलब सवाल आप समझ नहीं रहे। वो पॉइंट समझ आ रहा है? तो सिटीजन वाली बात इसके जवाब में नहीं करनी। सर अगर हम ये आंसर कर रहे हैं तो हमें ये साथ मेंशन करने होगा, जिस तरह साथ मंथ मेंशन कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख देना? नहीं मेंशन करना होगा सर, टाइम मेंशन करेंगे। रीजन भी लिखेगा जी भाई डेज वर्किंग लिखेंगे जैसे बिल्कुल डेज वर्किंग में लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। 3-4 नंबर का सवाल आता है, उसमें आपको जस्टिफाई करना होता है कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। इसके साथ बाकी मिस्टर राणा जी, बाकी 2 रीजंस भी लिखनी होगी अगर है तो। सर जो मैंने बताया वही लिखेंगे सर। मिस्टर राणा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, कभी बाहर अब्रॉड उसने नहीं काम किया, कनाडा में जॉब कर ली है। 29 दिसंबर 2025 को उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर ली है CFO। इन जून 2026 इस कंपनी सेंट हिम टू इंडिया ऑन अ ट्रेनिंग वर्कशॉप। On 30 जून 2026 on his way back to Canada had to stay in Karachi for the whole day। जी बताइएगा सर जी, कब गया है? दिसंबर की 29 को। जुलाई पाकिस्तान में था, अगस्त भी, सितंबर भी, अक्टूबर भी, नवंबर भी, दिसंबर के कितने दिन? 29 सर जी। 31, 30 ऐसा ही है ना? लो सर, अब आपको एक दिन का मसला पड़ गया। वो कनाडा से इंडिया जा रहा था, दरमियान में एक दिन पाकिस्तान रुका, इन ट्रांजिट, क्या वो वाला दिन शामिल होगा? द आंसर इज शामिल नहीं होगा। डेज बताइएगा। 182 डेज। क्या कहा जाएगा? नॉन रेजिडेंट। सर समझ आ रही है? ये इसका जवाब है सर। ई पार्ट, मिस्टर बाबर सरकारी मुलाजिम है, बस अब और कुछ ना सोचें, वो जहां पे भी रहा अल्लाह उसको खुश रखे। सरकारी मुलाजिम में क्या होगा? रेजिडेंट हो, रेजिडेंट हो। मिस्टर फ्रांसिस, अब भाई के सवाल एड्रेस होने लगा। मिस्टर फ्रांसिस शुगर डीलर है, ब्राजील में पाकिस्तान में 31 जुलाई 2025 को अपने विजिट के दौरान वो लाहौर में रुका 60 दिन के लिए और स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डेज इन कराची। ही लेफ्ट द कंट्री ऑन जनवरी 31, 2026। Assume that the commissioner has granted him permission to use calendar year as a special tax year। जी सर जी, यहां पर उसने वाजे तौर पे आपको कह दिया है कि स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ किया हुआ है कैलेंडर ईयर को। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी से, ये आपका स्पेशल टैक्स ईयर है। वो बंदा सरकारी मुलाजिम तो नहीं है, पाकिस्तान में आया कब था? जुलाई की 31 को जिस दिन आया वो दिन काउंट करेंगे। चलो जी, वो दिन काउंट कर लिया। अगस्त के कितने दिन है? 31। सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के, जनवरी लिखूं? भैया वो 31 दिसंबर को उसका साल पूरा हो गया है, जनवरी नहीं लिखूंगा। वो समझ रहे हो? जी बताइएगा। टोटल 154 डेज नॉन। अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन होता और उसका पाकिस्तान और उसका सर, अव्वल तो ये शुगर डीलर ही ब्राजील का है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन होता
और किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना होता और उसका किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा ना होता तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट होता। ये वाली बात ऐड ऑन कर देना। देखिए अब मिस्टर नाम से मिस्टर फ्रांसिस जो है, आप खुद एज्यूम नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है। सर समझ आ रही है? पर कंक्लूजन नॉन रेजिडेंट दे के नीचे नोट लिखकर ये जुमला लिख देना सेफ है। E7 के कुछ पार्ट्स मैंने आपको घर से करने के लिए देने हैं। पार्ट बी, Anderson LLC Limited Liability Company was incorporated as Limited Liability Company in UK. The control and management of its affairs was situated wholly in Pakistan. However, with effect from 1 November 2025, the entire management and control was shifted to UK. जी सर जी 1 नवंबर के बाद ये सब कुछ यूके गया है। 1 नवंबर तक तो पाकिस्तान में ही था ना। अगर एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कुछ अरसा भी पाकिस्तान में रही तो ये क्या होगा? रेजिडेंट होगा। ये रेजिडेंट कंपनी है सर, इसकी एग्जांपल। सर जी BBL इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी। ऑल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर इंडिविजुअल। अच्छा ये नॉन लिस्टेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। सर जी पाकिस्तानी कानून के तहत बनी है रेजिडेंट। सबसे पहली शर्त ये है, कोई एक शर्त भी पूरी हो गई तो वो क्या होगी? रेजिडेंट कंपनी होगी। सर मैंने आपको कितने पार्ट्स करवाए? E6 पूरा करवा दिया। E7 के 2 पार्ट्स मैंने वो वाले कराए जो कंपनी से रिलेटेड है, चूंकि वो आपने नहीं किए हुए थे। ठीक हो गया? अच्छा जी अब हमारा टारगेट क्या है? जी सर सवाल पूछिए। कोई ये शुगर कंपनी की बात करता है या बैंकिंग की, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे इसका कि टैक्स ईयर वो जो बुक में एग्जांपल दी है वो होगा कि सवाल में मेंशन किया होगा इसको स्पेशल टैक्स ईयर ग्रांट दिया कमिश्नर। सर जी आमतौर पे उसको उसने वो दिया होता है साल, लेकिन वो शुगर डीलर था। हमने जो पढ़ा 1 अक्टूबर से 30 सितंबर वो शुगर मैन्युफैक्चरर है। ठीक हो गया? आमतौर पे क्लैरिटी होती है। ठीक हो गया? क्लैरिटी होती है। अज्यूम कर रहा है कि कमिश्नर से ग्रांट करके, लेकिन कमिश्नर से ग्रांट किया है नहीं किया, हम भी सर सही बात है सर, कर दिया हमने, कह देता कर दिया, आप अज्यूम करेंगे कर दिया, खत्म होगी बात, आगे चलें, वो अगले स्टेप पे आपको लेके जा रहे हैं।